CAPFAC साइंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हम सोल्व कर रहे थे, उसमें आज हम 2019 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे। इसमें आपके टोटल 29 क्वेश्चन हैं। इनफैक्ट जो हमने बताया था कि 30 क्वेश्चंस के आसपास जो पूछे जाने लगे हैं, वो आपके जो हैं 2019 से शुरू होता है। 2019 से आपके क्लोज टू 30 क्वेश्चन, वन और टू लेस मोर। अब उसमें से क्या है कि कुछ क्वेश्चंस को जैसे करंट का भी आप ऐड करते हो, समटाइम 30 से प्लस भी हो सकता है। ओके, लेकिन इसमें से कुछ देखोगे, जैसे ये ऐसे देखा जाए तो ये करंट का क्वेश्चन एक तरह से था। हम इसको प्योर साइंस में नहीं कह सकते हैं। इंस्पायर इज एन ऑनगोइंग इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर। तो इंस्पायर का आप यदि फुल फॉर्म देखोगे तो ये इसका होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है, तो इसका ये क्या है, इनोवेशन इन साइंस। ओके, आई एन से हो गया इनोवेशन इन साइंस, ये परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो उसके द्वारा ये किया जा रहा है। अब इसमें से देखोगे यदि चारों ऑप्शन है तो उसमें से कुछ जो है आपका रिसर्च से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट फॉर साइंस एंड रिसर्च, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो ये आंसर है। जो आपके अदर है कि रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। अब ये यदि देखा जाए तो रिसर्च एडवांसमेंट, अब ये रिसर्च एडवांसमेंट नहीं है, ये इसमें अट्रैक्शन ऑफ ये है कि इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है ना, तो ये रिसर्च एडवांसमेंट ये थ्रू नहीं, एक्चुअल में जो है अट्रैक्ट करना है टैलेंट को, ये साइंस एंड ये। अब प्रमोटिंग रिसर्च अमॉन्ग वेरियस एस&टी स्टेक होल्डर्स, तो ये स्टेक होल्डर्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स नहीं, इसमें से जो टैलेंट है यूथ उसको करना। ऑगमेंटिंग क्वालिटी मैन पावर इन नीच एरिया ऑफ रिसर्च, एक्चुअली नीच एरिया ही नहीं, इसमें मोर और लेस डिफरेंट एरियाज में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लोज आंसर थे, लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट वायरस डू नॉट, ये आपका आंसर सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, बैक्टीरिया कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, नो, न तो बैक्टीरिया करता है और ना वायरस करता है। ओके, सो वायरस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, नो। वायरस हैव ए सेल मेम्ब्रेन, बट वायरस और बैक्टीरिया दोनों में एक तरह से सेल मेम्ब्रेन है, और जिसको एक तरह से वायरस में आपको स्पाइक प्रोटीन कहते हो। और यही स्पाइक प्रोटीन जो है डिफरेंट, जैसे वायरस का मान के चलो कि जो डिफरेंट टाइप्स के वायरस हैं, ये जो हैं वो चेंज आपके करते हैं, जो आपके जो भी हैं, मान के चलो कि वायरस, तो वो अपना जो टाइप्स चेंज करते हैं, वो चेंज किससे करते हैं, वो स्पाइक प्रोटीन से। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर कंसंट्रेशन देन द सेल। अब ये सेल है और इसके बाहर का मीडियम जो है उसका हायर कंसंट्रेशन है, तो जब हायर कंसंट्रेशन होगा तो बाहर वाला लिक्विड घुसेगा और वाटर इससे बाहर निकल जाएगा, तो सेल क्या क्या होगा, वाटर इसमें से लूज कर जाएगा और जो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन वाला लिक्विड है वो प्रवेश करेगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 4. Rough endoplasmic reticulum looks rough under the microscope because of the attachment of which one of the following cell organelles to its surface. अब ये जो कहता है कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक, एक आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनफैक्ट 22 वाले क्वेश्चन में देखोगे कि दोनों, एक ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है और आपका जो है ये स्मूथ वाला भी है। तो ये माइक्रोस्कोप से रफ वाले को देखते थे क्या है कि यानी कि जो स्ट्रक्चर कुछ आपको दिखेगा, तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक आपका इंट्रासेल्युलर स्ट्रक्चर है जिसमें क्या रहता है, आरएनए और प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन ये रहता है। ठीक है, तो डी हो गया। नेक्स्ट है, व्हेन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव्स थ्रू अ सर्टेन मीडियम द क्वांटिटी व्हिच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम, ये वेव है, मान के इसमें ये लाइन है, एक तरह से वेव इस ढंग से मूव कर रहा है। इसको ऐसे सोचो कि आप बोल रहे हो, तो जब आप बोलते हो तो सामने मान के चलो कि 100 मीटर, 200 मीटर या 20 मीटर, 10 मीटर के डिस्टेंस पे ए पर्सन इज स्टैंडिंग और सिटिंग। तो इफ वी स्पीक देन द पर्सन लिसन्स। तो उसमें क्या है कि हमारा एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी जाता है, न कि पूरा मीडियम आपका फ्लो, मटेरियल फ्लो होता है।
तो जो हम स्पीक करते हैं तो वो एनर्जी आपका फ्लो होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 235 में, तो आप यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जानते हो 92 है। तो एटॉमिक नंबर 92 है, और ये क्या है U35, इसका मतलब इसका क्या है, ये मास नंबर है। तो मास नंबर में आप तो ये सॉरी ये आपका मास नंबर है, उसमें एटॉमिक नंबर को माइनस करो, तो 235 माइनस 92, तो 143 ये आपका न्यूट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर मास नंबर। तो सी। नेक्स्ट है, अ स्नोबोर्ड पुल्ड अप बाय अ टो रोप travels at a rate of 5 meter per second up a mountain. If 3000 watt of power is used, what force was applied? तो जो पावर होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एक तो ये होता है। फिर इसको और मोर सिंप्लीफाइड करोगे तो पावर इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ओके, सो यदि फोर्स, तो फोर्स आपको पावर दिया हुआ है 3000, फोर्स आपको निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, फोर्स इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 600 न्यूटन। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तो आपके संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी एंड मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को बोलते हैं या मान के चलो तो बोलने का छोड़ते हैं, ये इसको ऐसे समझो कि जो साउंड सॉरी स्पीड है लाइट का, लाइट का जो स्पीड, तो लाइट है, तो लाइट ट्रांसवर्स है, तो उसमें एनर्जी है, सनलाइट में एनर्जी होता है, और मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, ये क्वांटा है, फोटोन जो है, तो फोटोन में कुछ तो मास है और वो मूव कर रहा है, तो एम इंटू वी, वो नेग्लिजिबल मास है लेकिन मास तो है, तो इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट आपका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड एंड रिफ्लेक्टेड। यस, पोलराइजेशन और रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि सेम मीडियम में, पोलराइजेशन पर देखो एक और क्वेश्चन इसमें रहेगा कि सेम मीडियम में, सेम प्लेन में यदि ये वाइब्रेट हो रहा है सेम प्लेन में, अदरवाइज यदि देखा जाए तो जो आपका साउंड वेव है वो जब आपका डिफ्लेक्ट होता है या रिफ्लेक्ट होता है तो वो आपका सेम प्लेन में नहीं होता, डिफरेंट प्लेन में होता है, तो ये सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज लॉन्गिट्यूडनल, नो ट्रांसवर्स होता है। तो सी आपका गलत हो गया, तो सी ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी होते हैं, तो डी भी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऑब्वियसली साउंड वेव्स जो है वो आपका मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, जो हीरे की चमकता क्यों है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है वो डायमंड आपका चमकता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वुड स्प्रिट, यानी वुड स्प्रिट जिसको आप ये बोलते हैं कास्ट स्प्रिट, तो ये मेथेनॉल, तो मेथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, CH3OH, और इथेनॉल का C2H5OH। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं, तो ये आपको फैक्चुअल है, जानना चाहिए। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इसमें से कौन सा शो नहीं करेगा। टिंडल इफेक्ट में एक तरह से कोलाइडल सॉइल सोल्यूशन होना चाहिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल होना चाहिए, सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल यदि जब होता है तो उस सस्पेंडेड पार्टिकल पे लाइट का जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो स्कैटर होता है लाइट, यानी स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है, वो आपका लाइट इधर उधर बिखरता है। तो वो अब जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल है, अब ये देख रहे हो चॉक पाउडर फ्रेशली मिक्सड विद वाटर, तो चॉक पाउडर यदि है, चॉक का पाउडर यानी कि खल्ली एक तरह से जिसको कहते हो, वो करोगे तो सस्पेंडेड पार्टिकल उसमें है, तो ये तो करेगा।
लाइम जूस, अब लाइम जूस को प्रॉपर, अब ये मत मानो कि जो नींबू का जो आप निचोड़ देते हो तो कुछ उसमें से थोड़े से नींबू वाले ये रह जाते हैं, नहीं, उसको हम लाइम जूस का मतलब प्रॉपर है कि जो प्रॉपर प्योर जूस है उसको आप मिलाओगे तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे कि उसमें वो सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं रहेगा, तो यही नहीं करेगा, तो बी आंसर हो जाएगा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, तो मिल्क भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो ये करेगा। स्टार्च सॉल्यूशन यानी ये भी करेगा, तो बी नहीं करेगा। 13 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर लिक्विफाइंग ए गैस, किसी भी गैस को लिक्विफाइड, एलपीजी का आप मोस्ट सो आपका ये कॉमन है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसको जो हम ये करते हैं तो एक्चुअल में गैस है, तो गैस क्या है आपका, गैसियस तो स्टेट में रहेगा, लेकिन ये लिक्विफाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर होता है, इतना प्रेशर हम डालते हैं कि वो लिक्विफाइड हो जाता है, तो उसमें से क्या होता है, ठंडा ये हो जाता है, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर ये आपका ठंडा हो। नेक्स्ट है अल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक आर एक्सट्रैक्टेड, इसमें ऑप्शन अलग तरीके से सेट कर किया हुआ होता तो शायद आपके लिए चैलेंजिंग होता, लेकिन आप जान रहे हो कि बॉक्साइट का, अल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है और बॉक्साइट एक ही है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है यही आपका हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो गया, आयरन का मैग्नेटाइट हो गया, कॉपर का मैलासाइट हो गया और जिंक का कैलामाइन हो गया, तो शायद इसमें बॉक्साइट दो तीन ऑप्शन में देता तो आ सकता है आपको चैलेंजिंग होता, लेकिन सिंगल दिया है तो ये ऑप्शन बहुत इजी सेट किया था, तो ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सी डबल ओ ओ एच, तो सिट्रिक एसिड, तो सी एच थ्री सी डबल ओ एच, ठीक है, लैक्टिक एसिड में है, टार्टरिक एसिड में, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं, विटामिन सी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो इसमें सी डबल ओ एच ग्रुप नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई भी अग्निशमन में अग्निशामक के रूप में यूज में होता है, इसका मतलब है कि वो CO2 रिलीज कर रहा हो, तो इसमें से आपको ध्यान रखना होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यदि हम इसको करते हैं तो इसमें से, अब ये देखो चूंकि नाइट्रिक एसिड है, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम ऑफ, ये सॉल्यूशन ऑफ, तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें देखो सोडियम कार्बोनेट सिर्फ है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, तो ये CO2 रिलीज करेगा, ए और सी में थोड़ा आपको सिमिलरिटी लगेगा, लेकिन यहाँ सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये समटाइम जो होता है रियली बहुत डिफिकल्ट होता है, मे बी जब हम आंसर जानते हैं जब हमारे पास आंसर होता है तो शायद कहना हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन नो डाउट ये क्वेश्चन जो है वो चैलेंजिंग था, तो इसका ए है CO2 रिलीज करें। नेक्स्ट आपका है द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इन प्लांट्स इज ड्यू टू, तो जो स्टेम है, तना है और जड़ की लंबाई में वृद्धि होने के कारण, तो ये जो क्या होता है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम का क्या एक सूट है, तो एक ऊपर जा रहा है तना के और जड़ जो है नीचे जा रहा है, तो जो मान के चलो ना कोई इधर उधर फैल रहा है, तो जब फैल रहा है तो वो तो नीचे नहीं जाएगा ना, लेकिन एपिकल वाला जो है वो नीचे इधर जाएगा, इसको एक तरफ जड़ को नीचे करेगा और तना को ऊपर करेगा, तो ये एपिकल मेरिस्टेम होता है, शीर्षस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन प्लांट सेल्स द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी जो प्रोवाइड एक तरह से स्फीति, स्फीति का मतलब एक तरह से बढ़ना और कठोरता, बढ़ना और कठोरता, ये दोनों किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो ये वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल्स है, तो कोशिका से भरी जो रसधानी होती है, परिधानी होती है कोशिका रस से भरा हुआ, तो ये इसमें क्या होगा, एक तो इसको बढ़ने में मदद करेगा, उसको सो ग्रोथ में मदद करेगा और फिर प्लस स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर। पोलेंस आर प्रोड्यूस्ड इन, ये डायरेक्ट यदि देखोगे एनसीईआरटी में फिगर जो दिया हुआ है उस फिगर में से आपको पता चलेगा, तो ये एंथर होता है परागकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन देखो कि रिपीटेड नेचर इन द सेंस की ये और भी टाइम पूछा गया है आपका सीएपीएफ में ही, तो ये आपका मून है, मून में अपना प्रकाश नहीं है ना, वो तो सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से लाइट प्राप्त करता है, तो इसमें अपना प्रकाश नहीं है, तो ये आपका डी हो जाएगा। Next 21 number. When a beam of white light is allowed to fall on a prism, the maximum deviation of the emerging light occurs. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन इन द सेंस कि इसके आधार पर जो हमने 22 में क्वेश्चन देखा तो ये आया हुआ था उसमें, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं।
तो ये क्या होता है, बाइलेट, जो विबजियोर है, तो ये बी। नेक्स्ट 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय साउंड वेव्स। तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है। पोलराइजेशन जो हमने देखा था इसी इसी ईयर के क्वेश्चन में, देखो पोलराइजेशन जो था क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए था। तो डी नहीं होगा, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट 23 नंबर, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो हम एक तरह से ये इसको करते हैं, तो इसमें क्या है ना कि जो ये प्रिंसिपल होता है, वेयर मोलिक्यूल्स इन मिक्सचर, एक मिक्सचर है, उसको मोलिक्यूल्स जो होता है डिफरेंट, कुछ जो हम स्टैटिक पार्ट होता है और कुछ जो होता है डायनेमिक पार्ट होता है। तो जब हम कागज वर्ण लेखन पे जो करते हैं कि विभाजन के सिद्धांत के आधार पर कि कुछ जगह हमको चाहिए कि वहाँ इंक हमको चाहिए, कुछ जगह नहीं चाहिए, तो वो पार्टीशन के आधार पे होता है। डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं, कुछ सेगमेंट में हमको डालना है, कुछ में नहीं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेलिंट्रेटा। सेलिंट्रेटा या फिर इसको नाइडेरिया, नाइडेरिया जो क्या है, या सेलिंट्रेटा जो है, सिलेंट्रेटा जो है, वो उससे है जो आपका किंगडम एनिमलिया है, एनिमलिया किंगडम से बिलोंग करता है। तो एनिमलिया किंगडम इसमें है हाइड्रा एंड सी एनिमोन, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेंडिंग ऑफ सूट ऑफ ए प्लांट टुवर्ड्स लाइट कैन बी रिफर्ड टू एज। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक तरह से ये क्वेश्चन और पूछा गया है। तो ये पॉजिटिव फोटोट्रोफिज्म, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट है कि प्रकाश की दिशा में ये मुड़ता है, तो बी इसका करेक्ट हो। नेक्स्ट, इपिडर्मल epidermal cells of plant roots increase their absorption surface by having। तो कहता है कि पादप जड़ों की बाह्य त्वचा कोशिकाएं अपने अवशोषण सतह को किससे बढ़ाती है। तो जो प्लांट है, किसी भी प्लांट का, तो मोर एब्जॉर्प्शन एरिया होगा, तो अधिक वो एब्जॉर्ब करेगा और उसको मोर न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट चीजें मिलेगी। तो ये कौन सा होता है, रूट हेयर्स। इसी वजह से देखो डिफरेंट रूट जितना ज्यादा फैला हुआ है, उसको वो जो पेड़ है उतना ज्यादा उसको फैलता है, तो बीज क्या है। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक तरह से क्या होता है कि जो दाब विद्युत प्रवाह, इसका मतलब क्या ना कि जिस पर यदि आप प्रेशर पड़ेगा इस पर, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी इतना जनरेट नहीं होगा जिससे आप लाइट जला सको, इसको ऐसे। एक बैडमिंटन है, उस पर जब आप रैकेट पर उसको कॉर्क से आप प्रेस करते हो, तो एक पीजो इलेक्ट्रिक फिनोमेना जनरेट होता है। तो उसमें क्वार्ट्ज में क्या होता है, सिलिकॉन का यूज होता है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। जो जल को मृदुकरण, एक्चुअली इसमें P6 यहाँ रहेगा, ठीक है ना, इसको ऐसे समझो, या ये इसको P6 इसको, या ये हम कह सकते हैं Na6PO, PO3, और ये सॉरी PO, हाँ PO3, और इसको 6 कर सकते हो, इस ढंग से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये इसको यूज इसका किया जाता है, यानी कि सोडियम हेक्सा फॉस्फेट करके ये होता है, तो इसको यूज करते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इसमें, इफ फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एनायन एक्स इज Na2X। तो सोडियम लवण जो है, वो उसका जो फॉर्मूला है Na2X है, तो फॉर्मूला ऑफ द अल्मोनियम सॉल्ट। इसको देखो, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा। तो 281 यदि है, तो इसका मतलब लास्ट बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो इसका मतलब यक्स का जो क्या है, 2 आपका सोडियम आइटम है, तो 2 मिलकर के यक्स के साथ करता है। इसका मतलब यक्स का जो क्या है कि वैलेंसी 2 है। तो जब यक्स का वैलेंसी 2 है और एल्युमिनियम का 3 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 चाहिए, एल्युमिनियम का 2 चाहिए और इसका 3 चाहिए। तो इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का 6 आएगा, तो बराबर।
तो Al2x3 हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने 29 क्वेश्चंस ये देख लिए। नेक्स्ट फिर जो हम मे बी आई शुड एक्सप्लेन लिटिल मोर, तो जहाँ जिस क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल रिपीटेड नेचर के हैं या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ आपको मेमोराइज करनी होती है, एनसीईआरटी वगैरह से डायरेक्ट है, तो उसमें से आपको फिगर दिया हुआ है, उसमें वो फैक्ट दिया हुआ है या वो नेम लिखा हुआ है, तो आपको कुछ को मेमोराइज करना पड़ेगा। हर चीज को आप समझ उस लेवल से नहीं समझते हैं समझ सकते हैं। आपको डॉक्टर नहीं बनना, ऑब्वियसली जो डॉक्टर हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि ऑब्वियसली आप जानते हैं, आप बहुत अच्छा जानते हैं, या कोई सपोज आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो शायद बेटर तरीके से चीजों को बहुत चीजों में जानते हैं। मान के चलो कि जो केमिस्ट्री आया या फिजिक्स आया, लेकिन हर कोई आपको यहाँ सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना है। तो कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ उसको मेमोराइज करो, कुछ चीजें जहाँ समझ डेवलप करनी है जहाँ समझ डेवलप करो। ओके, थैंक यू।